गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप पढ़ाई वढ़ाई जारी होगा आप लोग का, है ना। देखिए चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम लोग कहाँ पहुंचे हैं? हम लोग पहुंचे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। चैप्टर में पहुंच गए हैं अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल तक हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि किसी अगर एलिमेंट को अगर हमको क्लासिफाई करना है तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट वी कैन क्लासिफाई देम इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। पर्पस क्या है? हमको क्लासिफाई करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए दो पैरामीटर होता है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन elements can be classified on the basis of physical properties as well as elements can be classified on the basis of their chemical properties, है ना। तो कल तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया जिसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने पढ़ा कि हार्डनेस के बेसिस पर, फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पर, फिर कंडक्शन के बेसिस पर, फिर लस्टर के बेसिस पर, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इन सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ा कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो ग्रुप में क्लासिफाई करना है, मेटल और नॉन मेटल। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर है वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट का चेक होगा व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विद एनी अदर सब्सटेंस। किसी भी दूसरे सब्सटेंस के संपर्क में आने पर किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर कैसा होता है ना। द क्लासिफिकेशन कैन बी डिपेंडेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट विथ वाटर, विथ ऑक्सीजन, विथ एसिड, है ना, विथ बेस, है ना। तो हम लोग पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। तो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो तो वो अगर मेटल होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, अगर वो एलिमेंट नॉन मेटल होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना। तो हम वो क्या पढ़ेंगे? हम लोग बिहेवियर पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का विद ऑक्सीजन, और फिर कंपेयर करेंगे कि क्या अगर किसी एलिमेंट का बिहेवियर ऑक्सीजन के साथ मेटल की तरह दिखता है तो अगर उस तरीके का बिहेवियर होगा तो हम उस एलिमेंट को मेटल कहेंगे, है ना। वैसे ही कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पर जो उसका बिहेवियर है वो नॉन मेटल की तरह मैच कर रहा है, नॉन मेटल के बिहेवियर की तरह मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो दिया हुआ एलिमेंट जो है जिसको हमको चेक करना है, क्लासिफाई करना है, वो एक नॉन मेटल है। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, है ना। तो देखिए मैंने दो कैटेगराइज किया है ना। इस पूरे टॉपिक को, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। वन पार्ट इज मेटल्स, अनदर पार्ट इज नॉन मेटल्स। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस दिखता है या किस तरीके का बिहेवियर होता है मेटल्स का। फिर राइट हैंड साइड में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस तरीके से बिहेव करता है ना। देखिए जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे ना तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स को लेंगे और उस एग्जाम्पल्स से हम कंपेयर करेंगे कि इस तरीके का बिहेवियर अगर किसी एलिमेंट में दिखता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर अगर इस तरीके का बिहेवियर दिखता है तो वो बिहेवियर के कारण वो शो होगा कि कोई भी दिया हुआ पर्टिकुलर एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेटल्स के साथ क्या बिहेवियर होता है ना। तो जो एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल्स हर एक केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे वो उसमें एग्जांपल्स ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल लेंगे, है ना। मतलब कुछ मेटल्स का एग्जांपल लेंगे और कुछ नॉन मेटल्स का एग्जांपल लेंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स पर, डिफरेंट सब्सटेंसेस पर रिएक्शन होने पर मेटल्स का किस तरीके का बिहेवियर होता है, नॉन मेटल्स का किस तरीके का बिहेवियर होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको आने वाले क्लासेस में, 9th क्लास में, 10th क्लास में या उसके आगे अगर मैट्रिक के पढ़ाई के बाद 10वीं के बाद अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये बहुत काम आएगा। मतलब ये काफ़ी लंबे वक्त तक, 3-4 साल तक आपको हेल्प करने वाला टॉपिक है ना। तो बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है और टॉपिक की बारीकियों को, है ना, जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उनको समझने का ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ जो है वो क्या है?
मेटल्स तो बहुत सारा हो सकता है, मेटल्स 118 तरह का, सॉरी मेटल्स कह रहे हैं, एलिमेंट्स बहुत तरह का हो सकता है, एलिमेंट्स 118 तरह का एलिमेंट है। तो हम सबका एग्जांपल तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, हम वी आर टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स, है ना। कुछ नॉन मेटल्स का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, कुछ नॉन मेटल्स का रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, और रिएक्शन में बिहेवियर कैसा हो रहा है मेटल का वो बताएंगे और उसको क्लैरिफाई करेंगे, और फिर नॉन मेटल्स का बिहेवियर ऑक्सीजन के साथ कैसा हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वो जो कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन के बेसिस पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर अगर मेटल के बिहेवियर की तरह दिखेगा तो क्या होना चाहिए, और नॉन मेटल के बिहेवियर की तरह दिखेगा तो उसमें क्या चीज हमको दिखेगा, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जिसको हमको क्लासिफाई करना है उसका बिहेवियर इस तरीके का है इसलिए वो मेटल है, और उसका बिहेवियर पर्टिकुलर नेचर का है तो वो नॉन मेटल है ना। तो सबसे पहला जो दे रहा है आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 49 पर, पेज नंबर 49 पर जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल्स में किस तरीके का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, तो क्या कहता है, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, है ना। कोई भी मेटल प्योर होता है ना। इस चीज का ध्यान रखने का बहुत जरूरत है कि मेटल जो है वो एक एलिमेंट होता है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके फॉर्म में नहीं रहता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अकेला होता है। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो कह रहा है कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, एवरी मेटल विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। बट ये क्लासिफाई करना कि हर एक मेटल ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट करने पर मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है इनटू एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन में, ये गलत है ना। हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं करता है ना। उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात करेंगे, आगे भी जब उस पर पहुंचेंगे तो उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहला दे रहा है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। क्या कहता है कि मेटल when it will react with oxygen, it will convert into metal oxide, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, मेटल एक एलिमेंट है, मेटल क्या है, एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कहते हैं ना, O2, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन जब हम कहते हैं तो प्योर ऑक्सीजन जो होता है वो अकेला नहीं होता, वो O2 होता है, मतलब टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। जो हम लोग एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन देख रहे हैं ना, वो O नहीं होता है, वो O2 होता है, ठीक है। तो जब मेटल एलिमेंट होने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड को क्या कहेंगे, वो एलिमेंट है, क्या है, बोलेंगे मेटेलिक ऑक्साइड एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है, वो एलिमेंट नहीं है, वो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, वो एक कंपाउंड है ना। तो कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है और ऑक्सीजन का कैसा फॉर्मूला होता है वो देखिए, हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल्स, they react vigorously with oxygen on exposure to air and catch fire, for this reason they are stored in kerosene, है ना। देखिए एलिमेंट्स बहुत सारा है, उन सारे एलिमेंट्स में बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जो मेटल है, लेकिन क्या कहता है कि उन सारे मेटल्स में जो है सोडियम और पोटेशियम, ये दो एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो बहुत हाईली रिएक्टिव नेचर होने के कारण, मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है वो तुरंत किसी चीज के साथ रिएक्ट कर जाता है ना। मतलब ये बिहेवियर क्या बताता है, ये बिहेवियर ये बताता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, और कैसा एलिमेंट है, मेटल है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है। तो कहेंगे कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूम टेम्परेचर पर भी, अगर हमारे घर में जो टेम्परेचर होता है, हमारे कमरे में जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर भी सोडियम और पोटेशियम जो है एटमॉस्फेयर में, रूम में मौजूद ऑक्सीजन होगा ना, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। मतलब उसको रिएक्ट कराने के लिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर खुले हवा में सोडियम और पोटेशियम को रख दिया जाए तो हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होगा उसके साथ वो रिएक्ट होके सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये क्या बताता है, वो ये बताता है कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, और इसीलिए हम उसको खुले हवा में नहीं रखते हैं, है ना। खुले हवा में नहीं रखते हैं मतलब हम प्रोटेक्ट करते हैं कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए।
क्यों? जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम जो है वो सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके इसी बिहेवियर के कारण, सोडियम और पोटेशियम के इसी हाईली रिएक्टिव बिहेवियर के कारण कभी भी सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में स्टोर नहीं किया जाता है। दे आर ऑलवेज स्टोर्ड बाय कीपिंग इट डिप्ड इन अ बॉटल ऑफ केरोसिन, है ना। क्योंकि एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो सोडियम और पोटेशियम तुरंत रिएक्ट करके सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग खुले हवा में स्टोर नहीं करते हैं, मतलब प्रिजर्व नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम उसको, कैसे प्रिजर्व करते हैं? हमेशा सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव नेचर होने के कारण उनको हमेशा किरासन तेल केरोसिन में डुबोकर स्टोर किया जाता है, केरोसिन में डुबोकर स्टोर किया जाता है। उसका कारण क्या है वो आप अगले क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा, है ना। सिंपल बात ये है, केरोसिन में ऑयल होता है, केरोसिन में एयर या वाटर तो नहीं है, इसलिए उनसे रिएक्ट नहीं हो पाता है, और केरोसिन में डूबे रहने के कारण वो एटमॉस्फेयर के में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसीलिए केरोसिन जो है उसमें डुबाकर सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, और अगर वो हवा के खुले हवा के संपर्क में आएगा तो हाईली रिएक्टिव नेचर होने के कारण तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। इसलिए हवा से संपर्क हटाने के लिए सोडियम और पोटेशियम ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल को हवा से संपर्क में हटाने के लिए उसको ऑयल में डिप करके रखते हैं, ऑयल में, केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके इस टॉपिक से संबंधित कि क्यों सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। तो क्या जवाब होगा? The sodium and potassium metals are highly reactive metals and they react vigorously, बहुत तुरंत रिएक्ट करता है with the atmosphere oxygen, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है उससे तुरंत रिएक्ट कर जाता है। इससे बचाने के लिए ही सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर केप्ट और प्रिजर्व्ड बाय डिपिंग इट इनटू केरोसिन ऑयल। बात समझ में है? तो रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन देखिए आपका पेज नंबर 50 पर दिया हुआ है ना। क्या लिखा है? 4Na plus O2 gives 2Na2O, है ना। Similarly 4 potassium plus O2 gives 2 potassium ऑक्साइड, है ना। इस रिएक्शन का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए, है ना। अब इसके बाद और भी रिएक्शन दिया हुआ है लेकिन हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। जो यहाँ पर चर्चा करेंगे वही चर्चा उन बाकी मेटल्स के साथ भी होगा। देखिए सोडियम रिप्रेजेंट होता है Na से, है ना। Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब सिंबल है ना, वो सिंबल है। किसी भी जैसे ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको C लिखते हैं, कैपिटल C लिखते हैं। वैसे ही सोडियम को लिखते हैं कैपिटल N और स्मॉल a, है ना। पोटेशियम को लिखते हैं कैपिटल K, ठीक है, कैपिटल K, दिस स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। तो सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोले हैं कि खुले हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसको O नहीं लिखते हैं, उसको O2 लिखते हैं। O2 रिप्रेजेंट्स क्या? फ्री ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन है ना उसी को O2 लिखते हैं, है ना। तो व्हेन 4 एटम्स ऑफ सोडियम, 4 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि वो ये बता रहा है कि सोडियम का कितना एटम है। सोडियम का 4 एटम लिया गया, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया गया। ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। O2 ये नहीं बता रहा है कि एटम कितना है, O2 ये बता रहा है कि 2 मॉलिक्यूल कितना है। ये O2 ये बता रहा है कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्री ऑक्सीजन, है ना। फ्री ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में मिलता है ना। तो O2 इज स्टैंडिंग फॉर ऑक्सीजन। When 4 atoms of sodium combines with 1 molecule of oxygen, they will combine together to form 2 atoms of sodium oxide. Sodium oxide का फॉर्मूला होता है Na2O, है ना। आपको ये सब याद नहीं करना है ना। याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद अगर नहीं भी हो रहा है तो बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है। ये आपको बेसिकली आपको अगले क्लास में फिर दोबारा पढ़ना है, ठीक है, और वहां पर ही मेन डिटेल में ऐसे रिएक्शन के बेसिस पर पढ़ना है, ठीक है। तो आप बस अभी आप ये समझिएगा कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। Na2O क्या बता रहा है? Na2O एक कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, सोडियम भी एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन ये अलग बात है कि यहाँ पे अकेला नहीं है, ये 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है ना।
तो 4 atoms of sodium combines with 1 molecule of oxygen to form 2 atoms of sodium ऑक्साइड, है ना। Na2O क्या है? Na2O कंपाउंड है। वो कंपाउंड कैसे बना? वो कंपाउंड बना सोडियम के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। व्हेन सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वो एक कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली जिस तरीके से ये है वैसे ही ये है। 4 atoms of potassium is combining with 1 molecule of oxygen. 4 atoms of potassium combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of potassium oxide, है ना। K2O क्या है? K2O पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है और वो एक कंपाउंड है। सोडियम, है ना, पोटेशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना। व्हेन पोटेशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन they will form a compound which is called potassium oxide represented by K2O। तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है? ये रिएक्शन बता रहा है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा? जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। तो क्या हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? हमारा कंक्लूजन हुआ कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप याद रखिएगा और जब लिखेंगे आंसर को तो आंसर लिखने के साथ साथ हम ये एक रिएक्शन अगर लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में एक कैटेगरी हो जाएगा मेटल्स का, दूसरा कैटेगरी हो जाएगा नॉन मेटल्स का। व्हेन मेटल्स का जब बात आएगा तो लिखेंगे मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। और अगर एक ये रिएक्शन लिख देते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड, अगर इतना भी लिख देते हैं तो आपका जवाब सही है और उसको कंप्लीट माना जाएगा। रिएक्शन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, उसको और अच्छा माना जाएगा। लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास करिए कि रिएक्शन भी आपको याद रहे, है ना। एक चीज ध्यान रखने वाला बात क्या है? वो ये बात बताने वाला था जो मैंने बताया कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसलिए उसको खुले एटमॉस्फेयर में हवा में स्टोर नहीं करते हैं। उसको हमेशा केरोसिन ऑयल में डिप करके प्रिजर्व करके रखते हैं, खुले हवा में नहीं रख सकते हैं, है ना। क्यों? खुले हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही उसी टॉपिक में देखिए आपको और आगे एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी दिया हुआ है ना। लेकिन एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उतना हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है, हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो भी रिएक्टिव है लेकिन उतना रिएक्टिव नहीं है कि सोडियम और पोटेशियम की तरह कि उसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाए, है ना। तो सोडियम और पोटेशियम की तरह नहीं स्टोर किया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम को। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी एलिमेंट है और एलिमेंट होने के साथ साथ वो मेटल भी है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ भी जब रिएक्शन होगा ना तो वही चीज लिखा जाएगा जो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये अलग बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा नहीं होगा, है ना। वो कैसा होगा? देखिए, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 2Mg प्लस O2 विल रिएक्ट टू फॉर्म 2MgO, ठीक है। वैसे ही 2 कैल्शियम विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कैल्शियम ऑक्साइड। तो दिख रहा है ना कि ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में अंतर है, दिख रहा है। यहाँ पे Na2O है, यहाँ पर MgO है, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है? 2 एटम्स ऑफ सोडियम इज कंबाइनिंग विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या बता रहा है? एक मैग्नीशियम का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, है ना। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो दोनों फॉर्मूले में अंतर है, लेकिन फॉर्मूले से मतलब नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वो क्या होता है? वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इन चारों में से कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड में। अब सारा का सारा मेटल तो उतना रिएक्टिव नहीं है, कुछ मेटल ऐसा भी है जो बहुत कम रिएक्टिव है ना। जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब भी मेटल है लेकिन बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, इनफैक्ट रिएक्ट ही नहीं करता है ना। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन इनको भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा सकता है। कब? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है,
कॉपर एंड मरकरी आर वेरी लेस रिएक्टिव। कॉपर और मरकरी जो है वो दोनों मेटल ही है, लेकिन बहुत लेस रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, किसी भी एलिमेंट के साथ वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है ना। तो उनका भी रिएक्शन होने पर ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्साइड ही बनाएगा, लेकिन वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बनाएगा, मतलब साधारण टेम्परेचर साधारण प्रेशर पर रिएक्ट नहीं करेगा। वो क्या होगा, जब रिएक्ट करना होता है उनको, तो वो कब रिएक्ट करते हैं, जब ऑक्सीजन जो है दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एयर एंड डू नॉट बर्न, है ना। जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा रखा जाए, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर से जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है उसके मुकाबले बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जब कॉपर को और मरकरी को रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन से, तब जाकर वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है ना। तो कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कंडीशन क्या है कि कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो ऑक्सीजन से तुरंत ऐसे ही नहीं रिएक्ट करेगा। वो कब रिएक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। तो जब उतना टेम्परेचर पर पहुंचेगा और तब उसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराया जाएगा, तब जाके वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो कॉपर जब अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, मरकरी अपने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो मरकरी ऑक्साइड बनाएगा। देखिए वहां पे कॉपर का भी सिंबल लिखा हुआ है Cu और मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, Hg, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है, आप बस कॉपर का भी याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप एक एग्जांपल रखिएगा, याद रखिएगा हाईली रिएक्टिव मेटल का, एक एग्जांपल याद रखिएगा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का, और एक एग्जांपल याद रखिएगा लेस रिएक्टिव मेटल का, है ना। तो हाईली रिएक्टिव में मान लीजिए सोडियम का याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कम रिएक्टिव मेटल्स में कैल्शियम का याद रख लीजिएगा या मैग्नीशियम का याद रख लीजिएगा, और लेस रिएक्टिव में कॉपर का याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये तीन कैटेगरी में मेटल्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। पर ये जरूर है कि हर एक मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटेलिक ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा। बात समझ आया। ये अलग बात है कि रिएक्ट करने के लिए अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। ये बगैर किसी टेम्परेचर के नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाएगा, ये मॉडरेट टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन कॉपर जो है रूम टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करेगा, वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा। लेकिन वो भी रिएक्ट करके, कॉपर भी एक मेटल है, और वो भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पर, तो वो भी ऑक्साइड में ही कन्वर्ट होगा, है ना। तो वहां पर भी देखिए कॉपर का भी एक रिएक्शन दिया हुआ है कि जब ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू CuO। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर, कॉपर का सिंबल है Cu। जैसे यहाँ सोडियम का Na है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम का Mg है, कैल्शियम का Ca है, वैसे ही कॉपर का Cu होता है। अगर याद कर ले आप लोग तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद करेंगे तो 4 बार 5 बार लिखिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की ओर कि नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नहीं एक बात छूट गया, है ना, एक बात छूट गया क्या, कि कोई भी जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया कंपाउंड बनाता है जो कि मेटल ऑक्साइड होता है। जैसे नया कंपाउंड यहाँ पर रिएक्ट करने पर क्या बना, सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या बना, पोटेशियम ऑक्साइड, यहाँ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे ही कॉपर रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो उसका क्या नेचर होता है, तो क्या कह रहा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, है ना, मेटल रिएक्ट्स आर जनरली बेसिक, है ना। तो याद रखिएगा कि सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो मेटल और नॉन मेटल के साथ साथ जब कंपाउंड की बात होता है तो दुनिया का जितना भी कंपाउंड है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, चाहे वो एसिड होगा, चाहे वो बेस होगा। बात समझ में। और अगर एसिड बेस नहीं हुआ तो वो सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस धरती पर जितना भी चीज कंपाउंड के फॉर्म में मौजूद है, या फिर वो एसिड है, या फिर वो बेस है, या फिर वो सॉल्ट है। बात समझ में आया। तो इस बेसिस पर अगर कहेंगे तो कहेंगे कि क्योंकि ये कंपाउंड है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, चाहे कॉपर ऑक्साइड, ये सब का सब कंपाउंड है जो कि मेटल और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो इनका नेचर कैसा होता है, तो इनका नेचर होता है बेसिक, बेसिक नेचर का होता है। तो बोलेंगे सर ये बेसिक नेचर का क्या मतलब होता है ना। तो याद रखिएगा कि जब नेचर ऑफ सब्सटेंस और कंपाउंड चेक होते हैं तो उसमें बोले कि 3 कैटेगरी में चेक होगा, चाहे वो एसिड होगा, चाहे वो बेस होगा तो बेसिक कहेंगे, एसिड होगा तो एसिडिक कहेंगे, बेस होगा तो बेसिक कहेंगे, या नहीं तो तीसरा होता है सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, अभी इस टॉपिक में नहीं पढ़ना है, तो आप एसिडिक और बेसिक समझिएगा, है ना। तो बेसिक नेचर का मतलब होता है कि किसी भी नेचर का कोई भी कंपाउंड अगर बेसिक नेचर होगा तो ये चेक करने के लिए एक पेपर होता है जिसको कहते हैं लिटमस पेपर। क्या कहते हैं, लिटमस पेपर, है ना।
तो लिटमस पेपर एक तरह का टेस्ट होता है, जैसे नहीं अभी मान के चलिए कि कोरोना टेस्ट करने के लिए है ना, एक किट मिलता है या किट आया है बाजार में, जो जो मुंह में ऐसे टेस्ट करने पर उसको टेस्ट करेंगे तो बताएगा कि फलाने पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। वैसे ही एक तरह का छोटा सा स्ट्रिप होता है, पेपर की तरह होता है, कागज की तरह होता है, लेकिन उसका काम क्या, वो साधारण पेपर नहीं है, वो क्या होता है, वो लिटमस पेपर कहलाता है। लिटमस पेपर का काम क्या है, लिटमस पेपर दो तरह का होता है ना, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है ना। तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है वो किसी भी कंपाउंड को ये चेक करके बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। और जो ब्लू कलर का भी है वो भी लिटमस पेपर ही होता है, उसका भी काम यही है, लेकिन उसका भी काम यही है, वो भी यही चेक करेगा कि कोई भी दिया हुआ कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो एसिडिक कंपाउंड के संपर्क में आने पे अपना कलर नहीं बदलता है, लेकिन जब बेसिक कंपाउंड के संपर्क में आएगा तो वो अपना कलर रेड से कलर होकर के ब्लू में हो जाएगा, है ना, वो अपना कलर बदल लेगा। तो जैसे ही कलर बदलेगा तो क्या साबित हो जाएगा कि किसी भी कंपाउंड को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, तो रेड लिटमस पेपर लेके जाएंगे और उस कंपाउंड में डिप करेंगे या टच कराएंगे, सोल्यूशन बेसिकली सोल्यूशन होता है, उसमें डिप करेंगे, जब डिप करेंगे तो दिखेगा या फिर रेड कलर का लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा या नहीं करेगा। तो अगर कलर चेंज करके रेड से ब्लू हो गया तो ये क्या साबित करेगा, कि वो साबित करेगा कि दिया हुआ कंपाउंड जो है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो कंपाउंड एक बेसिक कंपाउंड है। बात समझ में आया, कैसा कंपाउंड है, बेसिक कंपाउंड है। देखिए वहां पे लिखा भी हुआ है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए लास्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, पेज नंबर 50 पे एक्टिविटी 4.4 में वो एक्सपेरिमेंट बता रहा है जो अभी जस्ट हम बताए हैं अभी, कि किसी किसी कंपाउंड को चेक करना हो कि बेसिक है या नहीं है, वो चेक करने के लिए देखिए लिख रहा है क्या, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखिए, है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, है ना, वो क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर का कलर बदल देगा, कलर चेंज करके रेड कलर से ब्लू कलर कर देगा। तो वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड होगा ना, सोडियम ऑक्साइड हो, पोटेशियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, ये सब का सब मेटल का ऑक्साइड है ना। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। बट ये जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो सब का सब किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक, BASIC, है ना। तो इसका उल्टा कौन सा नेचर होता है, इसका उल्टा नेचर होता है एसिडिक नेचर, है ना, एसिडिक नेचर। तो वो कौन सा नेचर होता है वो अभी आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बोलेंगे कैसे पता चलेगा, एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी में आपको 4.4 में यही दिया हुआ है कि हमको अगर टेस्ट करना हो और या शो करना हो कि जितना भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का होता है, तो क्या कर रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको वाटर के साथ डिजॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। तो किसी भी मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ डिजॉल्व कर देते हैं ना तो वो मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल में देखिए ये लिखा हुआ होगा कि एक्टिविटी 4.4 में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन पर, फिर बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन को वाटर के साथ मिक्स कर दिया गया, फिर बना दिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कुछ ऐसा होगा, MgO plus H2O, it will react, है ना, both will combine together to form MgOH whole 2। यही वाला जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसी को यहाँ पर लिखे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर टेस्ट करना हो कि वो बेसिक नेचर का है कि एसिडिक नेचर का है, तो बेसिक नेचर टेस्ट करने के लिए क्या किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर को मिला दिए और वाटर को मिलाने पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में जब वो रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे ना तो उसका कलर चेंज होकर के रेड से ब्लू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखना जरूरी है कि कैसे पता चलता है कि कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। रेड लिटमस पेपर डालेंगे, अगर रेड से ब्लू हो गया तो वो बेसिक कहलाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर को डाले कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ तो वो बेसिक तो नहीं है, बाकी अब जो भी नेचर का हो उससे मतलब नहीं, बेसिक नेचर नहीं है ना। इसी का उल्टा जब नॉन मेटल का पढ़ेंगे तो उसमें आएगा एसिडिक,
है ना, क्या कहेगा कि जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आएगा आगे, अभी आएगा, है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है होता है वो एसिडिक नेचर होता है, तो वो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो टेस्ट करने के लिए रेड लिटमस पेपर नहीं लेते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं। जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एसिडिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए जैसे सल्फर ऑक्साइड है ना, सल्फर ऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए देखिए सल्फर ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया है तो कन्वर्ट होने पर वो सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो गया, है ना। और जब उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या कर रहा है, पेज नंबर 51 पे देखिए, सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, है ना, एक्टिविटी 4.5 में, एक्टिविटी 4.5 में, उसमें इसी का अपोजिट है ना। ये मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा ना बेसिक, उस नेचर का अपोजिट नेचर होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, वो एसिडिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर जब एसिडिक ऑक्साइड में जाएगा तो कलर चेंज करके ब्लू से रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर जब भी किसी बेसिक बेस के संपर्क में आएगा, है ना, बेसिक ऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो अपना कलर चेंज करके रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक होने पर रेड ब्लू में हो जाता है, और एसिडिक होने पर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया, लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर का के लिए चेक किस चीज को चेक करता है, वो बेसिक नेचर चेक करने के लिए होता है, और ब्लू लिटमस पेपर का के लिए होता है, ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक बिहेवियर चेक करने के लिए होता है ना। तो जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉरी, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। बात समझ में आया, मेटल्स जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर मेटल ऑक्साइड बनाता है, वैसे ही नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है ना। तो जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर इज अ नॉन मेटल, जैसे सोडियम एक मेटल है वैसे ही सल्फर नॉन मेटल है। तो सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर एक नॉन मेटल लिए एग्जांपल, ऐसा और भी हो सकता है, फास्फोरस भी ले सकता है ना, फास्फोरस को भी ले सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस को लेंगे तो फास्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फास्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। कोई भी ले उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप एक एग्जांपल इसी को लेकर के चलिए, थोड़ा जगह का कमी है इसलिए कह रहे हैं, है ना। तो सल्फर ऑक्साइड को लेकर के चलते हैं। सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, one atom of sulfur is combining with one molecule of oxygen to form one atom of sulfur dioxide। अब कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। कैसे, जब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, या वाटर के साथ मिक्स करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एक एसिड बनता है, उसको कहते हैं H2SO3, है ना, सल्फ्यूरस एसिड, है ना, आपके बुक में भी लिखा हुआ है सल्फ्यूरस एसिड। तो क्योंकि ये एसिड है तो एसिड के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, इस H2SO3 कंपाउंड का नेचर कैसा होगा, इसका नेचर एसिडिक नेचर होगा। ये क्या करेगा, ये जो है ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करके क्या कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आया। और जब ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या शो कर रहा है, जो कि एक्टिविटी 4.5 में दिया हुआ है, आपके एक्टिविटी, ये काम जो है ये एक्टिविटी 4.5 में दिया है, एक्टिविटी 4.5 में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4.5 में ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो हम शुरुआत कैसे किए, एक नॉन मेटल लिए,
उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। कह रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर चेक करने के लिए क्या किए, इस नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करके उसको एक एसिड में कन्वर्ट कर लिए, है ना। और बाद में इसको चेक किए, तो चेक करने के लिए, एसिड को चेक करने के लिए कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, रेड वाला तो लिए थे बेस को चेक करने के लिए, अब कौन सा लेंगे, अब ब्लू वाला लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर बोले ना दो तरह का होता है, रेड लिटमस पेपर होता है और ब्लू लिटमस पेपर, LITMUS, लिटमस, लिटमस पेपर, है ना। तो इस टेस्ट को कैरी करने के लिए कौन सा लिटमस पेपर इस्तेमाल करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर इस्तेमाल करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, इसको जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर इस सल्फ्यूरस एसिड में डिप करेंगे तो उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर धीरे धीरे चेंज होकर के ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वर्ट होने का प्रोसीजर है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि ये जो एसिड है ना वो एसिडिक नेचर का है। मतलब ये क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि जितना भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो कौन से नेचर का होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, है ना, ये कैसा नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। और जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है ना। बात समझ में आया। इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा लिटमस पेपर यूज करते हैं, रेड लिटमस पेपर यूज करते हैं। क्यों, ये मेटेलिक ऑक्साइड को लेंगे, वाटर के साथ मिक्स करेंगे, एक बेस तैयार कर लेंगे, है ना। वो जो बेस तैयार करेंगे उसमें रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, तो रेड लिटमस पेपर को डिप करते ही उसका कलर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। और चेंज होने वाला जो कलर है वो क्या बता रहा है, चेंज इन कलर बता रहा है, कलर चेंज होना बता रहा है कि ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। कह रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक नेचर चेक करने के लिए हम एक एक्टिविटी की, एक्टिविटी 4.5 आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, या नहीं तो हम जो बता रहे हैं वो वही बता रहे हैं जो एक्टिविटी 4.5 में दिया है। क्या किए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को लिए, उसको वाटर के साथ मिक्स किए और एक कंपाउंड बना लिए, है ना। उसका नाम लिखा हुआ है सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड को लिए तो सल्फ्यूरस एसिड बना, कोई दूसरा नॉन मेटल लेंगे तो कोई और एसिड बनेगा। बात समझ आ गया। लेकिन आपको हम बस एक एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होता है। केवल सल्फर ही नॉन मेटल थोड़े ना है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारा है ना। तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हमको चेक करना था कि सल्फर ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो हम क्या किए, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किए, एक कंपाउंड तैयार किए। उस कंपाउंड में अब हम कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर को इस सल्फ्यूरस एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड। ये चेंज इन कलर क्या बता रहा है, ये चेंज इन कलर बता रहा है कि ये जो ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका डिस्कशन खत्म होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए इन टॉपिक्स पर समय क्यों दे रहे हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको आने वाले सालों में कई बार इसका जरूरत पड़ेगा। तो जल्दबाजी में कोई काम करने की जरूरत नहीं, कहाँ जाना है, खाली ही तो है ना। अगर जरूरत पड़ेगा, अगर ऐसा लगे कि स्लो हो रहा है तो एक दिन में 2 क्लास ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, है ना। अपने पूरे बातों को रिवाइज करके क्या कहेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कौन सा एलिमेंट, अगर मेटल होगा तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, है ना। और जब मेटेलिक ऑक्साइड है ना, तो ऑल द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इस एसिडिक और बेसिक नेचर से हम किसी भी एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कोई भी एलिमेंट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट लिए, टेस्ट करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो पहले उस एलिमेंट के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा देंगे, है ना। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो जो एलिमेंट है वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि या फिर वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब तो यही बात रहेगा ना, तो चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, अब उस ऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिक्स करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फर हाइड्रोक्साइड कहलाता है, या फिर सल्फ्यूरस एसिड कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। जब वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब 2 लिटमस पेपर लेंगे, रेड और ब्लू,
है ना। रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे, अगर कलर चेंज हो गया, रेड से ब्लू हो गया, तो कह देंगे कि वो एक बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड कब बनता है, जब मेटल होता है, तो कह देंगे कि वो जो एलिमेंट जिसको टेस्ट करने के लिए लिए है ना, वो मेटल है। लेकिन मान लीजिए रेड लिटमस पेपर डाले, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, तब क्या करेंगे, तब आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। ब्लू लिटमस पेपर को डाले, ब्लू लिटमस पेपर को डाले तो उसका कलर जो है वो ब्लू से रेड हो गया। वो क्या बता रहा है कि कैसा कंपाउंड है, तो बोलेंगे एसिडिक कंपाउंड है। एसिडिक कंपाउंड कब बनता है, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बनता है। तो लिया हुआ एलिमेंट जिसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट किए हैं वो क्या है, वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। बात समझ में आया। आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं और इस टॉपिक को एंड करते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, है ना। ऐसे टॉपिक पे कल चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपना अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, कहीं पर भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रहकर पढ़ाई करते रहिए। और जिन बातों को सिखाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए और टेस्ट करिए, और अपने बुक में से उसको मिलाकर कंपेयर करके देखिए और प्रयास करिए कि आपको टॉपिक और बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।